हेलो स्टूडेंट, हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसका 11वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को। आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें इसमें देखिए, पहला पॉइंट आपका आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसी को हम उन्नत कोण भी कहते हैं, या इसी को हम उन्नतांश भी कहते हैं। उन्नतांश भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश में इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हम इस उन्नयन कोण देखते हैं। उन्नयन कोण है क्या? देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति की यह आँख है। अगर यह इस वस्तु को देखे, अगर ये क्षैतिज देखता है तो इस तरह से देखेगा, और अगर इस वस्तु को देखना है तो इसको क्या करना होगा? अपनी निगाह जो है ऊपर की तरफ उठाना होगा। तो देखिए, जो ये प्रेक्षक की आँख है, अगर ये सीधी देखती है तो इस सीधी रेखा को हम क्षैतिज दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज दृष्टि रेखा। और यह जो वस्तु को देख रही है, वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा। देखने वाली दृष्टि रेखा। तो जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर रखी किसी वस्तु को देखता है, तो क्षैतिज दृष्टि रेखा और वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, इसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। इसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। कोई प्रेक्षक अगर वो नीचे है और ऊपर कोई वस्तु रखी गई है और वह प्रेक्षक उस वस्तु को देखता है, तो उसकी क्षैतिज दृष्टि रेखा और वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा के बीच जो बना कोण है, उसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को हम उन्नत कोण या उन्नतांश के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर हम इस तरह से अगर इसके समांतर हम एक लाइन खींचें, ये है प्रेक्षक और ये है वस्तु। अगर हम क्षैतिज दृष्टि रेखा के समांतर हम अगर ये लाइन खींचें, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो दो समांतर रेखा, ये और ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं, और ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है। ऐसी स्थिति में अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। और किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। तो ये आपका है उन्नयन कोण। अब आप देखिए अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको हम अवनत कोण भी कहते हैं। अवनत कोण भी इसको कहते हैं, और इसको अवनमनतांश भी कहते हैं। इसको हम इस दो नाम से और भी जानते हैं, अवनमन कोण या अवनत कोण या अवनमनतांश। अब देखिए, इसी का जस्ट उल्टा है। अगर कोई प्रेक्षक ऊपर है, यहाँ प्रेक्षक है और यहाँ कोई वस्तु है, अगर यह प्रेक्षक इस वस्तु को देखता है और अगर यह सीधे देखे तो इस तरह से देखेगा, तो यह वाला कोण जो बनता है, ये आप
कहेंगे क्षैतिज दृष्टि रेखा, इसको आप कहेंगे क्षैतिज दृष्टि रेखा, और इसको कहेंगे आप वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा, देखने वाली दृष्टि रेखा। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे रखी किसी वस्तु को देखता है, ऊपर से नीचे रखी किसी वस्तु को देखता है, तो ऐसी स्थिति में क्षैतिज दृष्टि रेखा और वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा के बीच जो बना कोण है, इसी कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। इसी को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अगर कोई वस्तु, कोई प्रेक्षक ऊपर खड़ा है, नीचे किसी वस्तु को देखता है, तो क्षैतिज दृष्टि रेखा और वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण उसको अवनमन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण को हम दो नाम से और भी जानते हैं, अवनत कोण या अवनमन तांस। अब आप देखिए, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ प्रेक्षक है, यहाँ वस्तु है। अगर ये प्रेक्षक सीधे देखे तो इस तरह देखेगा, वस्तु को देखेगा तो इस तरह से देखेगा। तो क्षैतिज दृष्टि रेखा आपकी ये हुई, ये वाली क्षैतिज दृष्टि रेखा, और ये हुई आपकी वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा। तो यह वाला कोण जो है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। तो देखिए यहाँ पर ये प्रेक्षक की आँख है। प्रेक्षक ऊपर से नीचे रखे किसी वस्तु को देखता है, तो क्षैतिज दृष्टि रेखा और वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पर यह लाइन इस लाइन के समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से अब आप देखिए, इसमें तीसरी चीज क्या है? अगर हम प्रेक्षक और वस्तु के स्थानों को परस्पर बदल दें, यदि हम वस्तु और प्रेक्षक के स्थानों को परस्पर बदल दें, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बराबर होता है। ये देखिए, यहाँ पर प्रेक्षक है, यहाँ वस्तु है। यह कोण आपका क्या हुआ? उन्नयन कोण। ये क्या हुआ आपका? उन्नयन कोण। अगर हम वस्तु के स्थान पर प्रेक्षक को कर दें और प्रेक्षक के स्थान पे वस्तु को कर दें, यहाँ हम प्रेक्षक कर दें और यहाँ वस्तु कर दें, यह कोण और यह कोण बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये आपका अवनमन कोण है। ये क्या है? अवनमन कोण है। तो अगर हम वस्तु और प्रेक्षक के स्थानों को परस्पर बदल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्नयन कोण और अवनमन का कोण का मान समान होता है। तो ये तो था आपका अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अब हम चर्चा करते हैं इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का, सूत्रों का, जिनका प्रयोग इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में किया जाएगा। जैसे व्युत्क्रम संबंध का भी प्रयोग होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कासेक थीटा, और कासेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। कास थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कास थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 काट थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 tan थीटा। दूसरी चीज,
दूसरा फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। ये आपके त्रिकोणमितीय फलन है, साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, काट थीटा और सेक थीटा, कासेक थीटा। ये क्या है? 6 त्रिकोणमितीय फलन है जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। और इसमें तीसरा फार्मूला आपका है जिसको आप कहते हैं यल ए एल बाई के लाल बटा का। इस तरह से ये आपका साइन थीटा है, एक कासेक थीटा है, एक कास थीटा है और ये सेक थीटा है, ये tan थीटा है और ये काट थीटा है। तो कहने का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण, और इसी का उल्टा कासेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण अपान लंब। कास थीटा इज इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण अपान आधार। tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, और काट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। तो देखिए ये सब बेसिक फार्मूले हैं। तो ज़्यादातर इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में किया जाएगा। ज़्यादातर प्रयोग इसी फार्मूले का है जो हमने यहाँ पर लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपान कर्ण, कासेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपान लंब। तो इस तरह से ये बेसिक फार्मूले हैं जिनका प्रयोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में होगा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आप देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये नदी है, नदी के इस किनारे कोई पोल है और दूसरे तरफ से नदी के दूसरे किनारे से कोई प्रेक्षक इस पोल के शिखर को देखता है, शिखर को देखता है। इस पोल की ऊंचाई दी गई है, मान लीजिए 50 मीटर दी गई, और यह जो है प्रेक्षक आपका यहाँ है, प्रेक्षक यहाँ है, इस पोल के शिखर को देखता है। तो यह जो है भूमि के साथ मान लीजिए 30 अंश का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस नदी की चौड़ाई क्या होगी, इस नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो इस नदी की चौड़ाई को बिना नदी को नापे हुए ही आप जो है, यदि पोल की ऊंचाई मालूम है और प्रेक्षक जमीन के साथ इस पोल के शिखर को देखने के लिए कितना उन्नयन कोण बना रहा है, अगर ये मालूम है तो आपको बिना नदी की चौड़ाई नापे हुए ही नदी की चौड़ाई आप इस त्रिकोणमिति के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति फलनों के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं कि नदी की चौड़ाई क्या होगी। या कोई पहाड़ी है, पहाड़ी की ऊंचाई को आपको नापना है, तो आप बिना पहाड़ पर चढ़े हुए ही आप पहाड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं इस त्रिकोणमिति के माध्यम से। तो त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है इन्हीं सब की लंबाई को नापने के लिए किया जाता है। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपको ध्यान रहे जो हमने ये बेसिक फार्मूला लिखाया है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 प्रश्नावली 11.1। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे फिगर बनाएंगे। अगर आपको फिगर बनाना मालूम हो गया कहाँ इस तरह से फिगर बनेगा, तो जो उसमें पूछा गया है आप उसको बता सकते हैं। तो देखिए कह रहे हैं एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये देखिए एक डोर है, एक पोल से बंधी हुई है,
AC क्या है, ये डोर है, और इस डोर की लंबाई कितना दी गई है, 20 मीटर। कितना दी गई है, 20 मीटर। इस डोर पर चढ़ रहा है, और यह जो है आपका खंभा है, इस खंभे के शिखर से ये डोर बंधी हुई है, और यह जो है भूमि के साथ यह 30 अंश का कोण बना रही है। ये आपकी BC क्या है, ये ज़मीन है, इसके साथ ये 30 अंश का कोण बना रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, यानी आपसे इस AB का मान पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक खंभा है, खंभे के शिखर से भूमि पर एक डोरी बांधी गई है, इस डोर की लंबाई 20 मीटर है, इसी पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, और कह रहे हैं यह डोर जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो AB यहाँ पर खंभा है, इस AB का मान क्या होगा, AB की लंबाई क्या होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए इसका हल आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे AB खंभा है, जो आपने यहाँ फिगर में दिखाया है उसको आप यहाँ दिखा देंगे। AB क्या है, खंभा है, तथा AC डोर है, AC क्या है, डोर है, और यहाँ पर AC बराबर 20 मीटर दिया गया है, कोण ACB बराबर 30 अंश दिया गया है। अब आपको इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर AC जो है आपका त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिकोणमिति फलन का प्रयोग समकोण त्रिभुज में होता है। तो यहाँ पर देखिए ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, तो इस त्रिभुज ABC में ये आपका आधार होगा, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका 90 डिग्री है। तो अगर हम इस कोण को लेते हैं, अगर हम किसी भी फलन के साथ इस कोण का प्रयोग करते हैं, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और एक कर्ण होगा। यानी अगर हम इससे साइन C निकालें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ये आ जाएगा AB बटे AC। क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी AB बटे AC आ जाएगा। लेकिन जब आप इस कोण को लेंगे, तब यह जो आधार है, तब यह लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अर्थात आप साइन A जब निकालेंगे तो आपको BC अपान AC लिखना होगा। ये आपका BC लंब हो जाएगा और AC आपका कर्ण रहेगा। तो कहने का मतलब कोण के हिसाब से लंब और आधार परस्पर बदलते रहते हैं। समकोण त्रिभुज में इस कोण के आधार पर लंब और कोण के आधार पर लंब और आधार परस्पर बदलते रहते हैं। कर्ण अपने स्थान पे जैसे है वैसा रहेगा। जैसे अगर आप C की बात करेंगे, किसी भी फलन के साथ C लेंगे, साइन C, tan C, cos C, तो ऐसी स्थिति में ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। और जब आप इस कोण को लेंगे A को, यानी साइन A, cos A, tan A लेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये BC लंब हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा, कर्ण अपने स्थान पे जैसे वैसे रहेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में देखिए ये कोण दिया है, इसका और जो कोण लिया जाएगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। इसके सामने की भुजा AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है, AC क्या है, ये कर्ण है। यानी आपको यह देखना है कि हमको क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको देखिए कर्ण दिया गया है और लंब हमको ज्ञात करना है। अब आपको देखना है कि लंब और कर्ण का संबंध किस त्रिकोणमिति फलन का होता है। तो देखिए आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
ये आप जानते हैं। तो यहाँ आपको लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया है। आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ हमको दी गई है और क्या चीज़ हमको ज्ञात करनी है। उन भुजाओं में जिस त्रिकोणमिति फलन का संबंध होता है वही त्रिकोणमिति फलन हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण ये होता है। लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा से होता है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ 30 अंश है, ये हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब आपको ज्ञात करना ए बी जैसे वैसे लिख देंगे बटे कर्ण का मान कितना है 20 है। ए सी क्या है कर्ण है, इसका मान कितना है 20। अब आप देखिए साइन 30 अंश का मान आप टेबल जानते होंगे। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ये बराबर हो जाएगा ए बी अपान 20। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2ab। 2ab इज इक्वल टू 20 के ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20/2 काट देंगे कितना आ जाएगा 10। ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। अब आप लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखिए टेबल कैसे आप याद करेंगे यह हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले आप 0 अंश लिखेंगे, 30 अंश लिखेंगे, 45 अंश लिखेंगे, 60 अंश लिखेंगे और आप 90 अंश लिखेंगे। यहाँ आप 0 लिखेंगे, 1 2 3 और 4 इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर आप सबको 4 से भाग दे देंगे, 4 से सबको आप भाग दे देंगे। जब आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1/4 आएगा। यहाँ देखिए इसको आप काटेंगे तो आएगा 1/2, यहाँ 3/4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और इस तरह से करने के बाद ये आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, सारणी बनाने का तरीका बता रहे हैं, कैसे आप सारणी आप बनाएंगे जिससे कि आप जो है, क्योंकि इसका यूज 11.1 में है, इसको हम नहीं बताए थे, आपको बता दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। अब आप सबका रूट ले लेंगे, सबका क्या करेंगे रूट ले लेंगे। अब ये 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा और ये √3/2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। यही मान आपका है साइन का। ये मान क्या है साइन का। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन 0 अंश 0 होता है, साइन 30 अंश 1/2 होगा, साइन 45 अंश 1/√2 होगा, साइन 60 अंश √3/2 होगा और साइन 90 अंश 1 होगा। ये आपका साइन का मान है। फिर से आप देखिए 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश आप इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ 0 1 2 3 4 ये 4 तक आप संख्या लिखेंगे। फिर आप 4 से सबको विभाजित कर देंगे। विभाजित करने के बाद जो आएगा उसका हम वर्गमूल ले लेंगे और जो वर्गमूल आएगा वही साइन का मान होगा। यानी साइन 0 अंश 0 हो जाएगा, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, साइन 60 अंश √3/2 और साइन 90 अंश 1 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब यहाँ आप काश इसी को आप पलट दीजिए, इसी मान को आप ऐसे घुमा दीजिए। देखिए 1 वहाँ तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। ठीक, साइन को आप पलटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, काश मिल जाएगा। यानी काश 0 अंश 1 होगा, काश 30 अंश √3/2 होगा, काश 45 अंश 1/√2 होगा और काश 60 अंश 1/2 और काश 90 अंश इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए मेन चीज़ यही साइन का मान है। अब साइन से आप पलट दिए, काश बन गया। अब आप साइन tan थीटा बराबर होता साइन थीटा पर। देखिए इसमें 3 सूत्रों का प्रयोग होगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता 1/कास थीटा। केवल इसी 2 सूत्र का प्रयोग होगा और इसी से पूरी टेबल आपकी बन जाएगी।
अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, यानी साइन थीटा अपान कास थीटा। साइन थीटा वाले मान में आप कास थीटा वाले मान का आप भाग दे देंगे तो आपको tan थीटा मिल जाएगा, यानी tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0/1 0 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे 1/√3 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे 1 आ जाएगा। √3/2 1/2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा अपरिभाषित अनंत। अब आप देखिए इसी मान को फिर आप उलटेंगे तो आपको काट मिल जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर 1/√3 और फिर आ जाएगा 0। इस तरह से ये आपको मिल गया काट का मान। अब आप देखिए, अब आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। कास वाले मान को 1 कर दीजिए, यानी 1/1 आपको सेक मिल जाएगा। 1/1 1 होगा, 1/√3/2 करेंगे 2/√3 आएगा। 1/1/√2 करेंगे तो आएगा √2। 1/1/2 करेंगे 2 आएगा और 1/0 करेंगे तो अनंत आ जाएगा। बस इसी मान को फिर आप पलट देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कासेक थीटा, यानी ये अनंत यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा और 1 आपका यहाँ आ जाएगा। ये आपका मिल गया कासेक का मान। तो इस तरह से हम ये सारणी बनाते हैं कोणों को, त्रिकोणमितीय फलनों में कोणों को ज्ञात करने के लिए। इस जो है कोण का मान भी आपको याद होना चाहिए, इसका भी प्रयोग जो है इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, ए बी एक पेड़ है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए पहले। ए बी एक पेड़ है, ये आंधी से बिंदु सी से टूटकर इस जमीन पर लटक गया। एक पेड़ ए बी है और आंधी से ये बिंदु डी से टूट करके जमीन पर लटक गया है और यह जमीन पर जहाँ पर छूता है ये आधार से 8 मीटर की दूरी पर है, यानी पेड़ के आधार से 8 मीटर की दूरी पर इसका ऊपरी भाग बिंदु ए आकर के कहाँ पहुँचा, बिंदु सी पर, और ये बिंदु डी से टूटा हुआ है। और यह ज़मीन पर जहाँ पर आधार से छूता 8 मीटर की दूरी पर है और यह ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। तो पूछ रहे हैं इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ लिखेंगे ए बी पेड़ है जो बिंदु डी से टूटकर जमीन पर लटक गया है, जो बिंदु डी से टूटकर जमीन पर लटक गया है। और यहाँ पर BC बराबर 8 मीटर दिया गया है और कोण DCB बराबर 30 अंश दिया गया है। अब आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी AB का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं माना AD बराबर x मीटर, तो DC बराबर x मीटर होगा। क्यों होगा?
ये आपका x मीटर है, तो यह भी यही भाग टूट के ज़मीन पे लटका है, ये भी आपका क्या हो जाएगा x मीटर, क्योंकि यही भाग टूट के ये ज़मीन पर लटका हुआ है। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है? इस पेड़ की ऊंचाई AB का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर हम इस x का मान ज्ञात करने और इस BD का मान ज्ञात करने और इस दोनों को जोड़ दें तो हमको AB का मान मिल जाएगा। तो आइए हम हम देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज DCB में अब देखिए इस त्रिभुज में यहाँ देखिए क्या है, BC क्या है? आधार है, और CD क्या है? कर्ण है। आधार और कर्ण का संबंध आपको हमने बताया कि जो चीज़ आपको ज्ञात करना है और जो चीज़ दिया है उसमें किस फलन का संबंध होता है आपको देखना है। तो यहाँ देखिए आधार और कर्ण का संबंध काश में होता है, तो काश 30 अंश और काश थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। काश 30 अंश बराबर 8 बटे यक्स। काश 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार आपका 8 है, कर्ण क्या है? यक्स। और काश 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2। काश 30 अंश का मान आपको सारणी याद होनी चाहिए। काश 30 अंश का मान √3/2 होता है। ये बराबर हो जाएगा 8/x। तिरछा गुणा करेंगे, √3x बराबर हो जाएगा 16 के, तो x बराबर हो जाएगा 16/√3। ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए, अब आप जो है मान लीजिए संबंध एक हो गया। अब आप जो है BD आपको ज्ञात करना है, BC दिया है, आधार दिया है, लंब आपको ज्ञात करना है। आधार दिया है, लंब आपको ज्ञात करना। आधार और लंब का संबंध tan में होता है। आप पुनः लेंगे, पुनः त्रिभुज DCB में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब आपका BD है बटे आधार आपका 8 है। अब tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू BD/8 के। तिरछा आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? √3 BD इज इक्वल टू 8 के, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/√3। ये मान लीजिए संबंध 2 हो गया आपका। अब देखिए आपको क्या मिला? x मिल गया और BD मिल गया। x और BD को हम जोड़ेंगे तो हमको पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तब आप लिखेंगे यहाँ पर पेड़ की, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस BD। पेड़ की ऊंचाई आप लिख देंगे AB बराबर x प्लस BD। चाहे आप इस तरह से लिख दीजिए, चाहे AD प्लस BD लिखिए, फिर AD के स्थान पे x प्लस BD। अब आप संबंध 1 से आपने x का मान निकाला 16/√3 और संबंध 2 से आपने BD का मान निकाला 8/√3। ये आपने निकाला। इस दोनों को आप जोड़ेंगे, √3 लघुत्तम हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? 16-8 कितना मिल जाएगा? 24/√3। अब देखिए इसके हर का आप परिमेयीकरण कर लेंगे। √24/√3, इसमें आप √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? 24√3/3। इसको काटिए, 3×8 = 24, आ गया 8√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पेड़ की ऊंचाई होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।